गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे और साथ में न्यू चैप्टर भी हम करवाएंगे। तो पहले आपका अभ्यास है इस चैप्टर का। क्वेश्चन पहला है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनके अंदर पहला क्वेश्चन है, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? सभी नदियाँ कब एक होती है? और सभी धर्मों का सार क्या है? ये तीनों क्वेश्चन है जिनके आंसर यहाँ पे है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश की क्या विशेषता है? तो कि हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। दूसरा क्वेश्चन है, सभी नदियाँ कब एक होती है? तो उनका आंसर है, सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उनके बहाव भी अलग अलग है, परंतु जब वे सागर में मिलते हैं तब एक हो जाती है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, सभी धर्मों का सार क्या है? तो कि सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। आगे दूसरा क्वेश्चन जो है ना, वो आपको यहाँ मैं पहले बता देती हूँ कि जो दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाए। तो यहाँ पंखुड़ियों में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य बनाना है। तो ये पहला शब्द है, हम भारत देश के निवासी है। उसी तरह यहाँ मैंने सेंटेंस सारे लिखे हुए हैं। हम भारत देश के निवासी है। और आगे दूसरा वाक्य है, कोयल की आवाज़ मधुर होती है। और तीसरा वाक्य है, हमें फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। ये जो काव्य पंक्ति है, इसका हमें भावार्थ है वो समझाना है। तो इसका भावार्थ है, भारत देश में रहने वाले लोगों के रंग, रूप, पहनावे और भाषा भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत की ही है। अब आगे है आपका पहले क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो दिया गया है ना आपको, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4, औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। ये परिच्छेद आपको दोबारा लिखना है। जहाँ लिखा है औरत, वहाँ आपको लिखना है आदमी और लड़का। इस तरह से आपको परिच्छेद फिर से बनाकर यहाँ पर लिखना है। वो आपको अपने आप इनमें से देखकर ही करना है। उनके बाद है स्वाध्याय आपका, उनका प्रश्न 1, फिर है दूसरा क्वेश्चन, इनके आंसर यहाँ पर है। तो ये है आपका स्वाध्याय। तो कि हिंद वासियों में कैसी विविधता है? तो उनका आंसर है, हिंद वासियों अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग है, वह अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं,
इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो उनका आंसर है, माला में बेलो, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं। उनके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस कविता में किन नदियों का उल्लेख है? तो कि इस कविता में इन नदियों का उल्लेख है, पहला है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। चौथा क्वेश्चन है, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो कि हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। ये है हमारे क्वेश्चन, यहाँ हमारे क्वेश्चन एक के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 2, स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपको कोष्टक दिया गया है ना, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा सर्कल कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इनके अंदर आपको ये समानार्थी शब्द है वो दिए गए हैं, जो नहीं समानार्थी शब्द है उन पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है। पहला जो है उसके अंदर पंथ, राह और रास्ता ये सारे एक है, पर पैर है वो नहीं है। कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। और दूसरे में है कांटा, तो आपको ये जो कांटा दिया गया है ना वो अलग है, पर कुसुम, पुष्प और फूल ये सब एक है। तो इनका भी आपको वाक्य बनाना है। जैसे पहले में जो पहला है ना पंथ, तो यह पंथ सरल नहीं है, ये उनका वाक्य है। दूसरा है राह, तो मुझे नई राह मिल गई। और तीसरा है रास्ता, तो यह सीधा रास्ता है। इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। वैसे दूसरे में पहला है कुसुम, जो समानार्थी शब्द है उन्हीं के वाक्य बनाने, जो समानार्थी नहीं है उनके बनाने नहीं है। कुसुम, यह चमेली का कुसुम है। पुष्प, तो कमल के पुष्प जल में होते हैं। फूल, यह कितना प्यारा फूल है। आगे तीसरा जो है उनमें कौन सा शब्द नहीं है? तो कि आम, तो पहला है अनूठा, यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। दूसरा है अनोखा, उसने अनोखा रास्ता पकड़ा। उनके बाद तीसरा है निराला, आपका हर ढंग निराला है। और चौथे के अंदर है स्त्री, ये समानार्थी शब्द नहीं है, जन मनुष्य और मानव है। पहला है जन, कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। दूसरा है मनुष्य, दुनिया में तरह तरह के मनुष्य है। तीसरा है मानव, तो कि जिसमें मानवता हो वही मानव है। ये उनके आंसर थे। अब आगे आपको दिया गया है यहाँ भाषा सज्जता। उनके बाद है ये जो भाषा सज्जता का पैराग्राफ है ना, आपको यहाँ प्रियंका ने कहा, मीना आज तो चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं जाना? मीना ने कहा, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका ने कहा, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। आगे मीना ने कहा, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका ने कहा, क्यों?
मीना ने कहा, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मासी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका ने कहा, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना ने कहा, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। अब आप बताइए। उपयुक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखिए। ये जो पैराग्राफ हमें दिया गया है उनमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति का जो नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं ना, तो वो है, तो पहला है प्रियंका, मीना और सीमा। और उनका दूसरा क्वेश्चन है, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाएं। तो सबसे पहले उसमें आता है प्रियंका के लिए आप, दूसरा है मीना के लिए तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, और तीसरा है सीमा मौसी के लिए तो कि उन्होंने। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो उनमें क्या होता है, तो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आगे है चौथा क्वेश्चन, वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर बैठके में लिखिए। मुझे बल्लेबाजी में मज़ा आता है, तो इनमें कौन सा है सर्वनाम, तो कि मुझे। दूसरा है हम मैच जीत गए, तो हम शब्द। तीसरे में आता है तुम, चौथे में आता है तुम्हारी, पांचवे में आता है वह और छठे में आता है उसने। इनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर इस बैठ के निशान में लिखिए। तो पहला है, अब गरीब स्वयं बल्लेबाजी करने आया। अब राजीव स्वयं बल्लेबाजी करने आया, तो उनमें स्वयं जो शब्द है वो है सर्वनाम। उनके बाद दूसरा है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो उनमें अपने आप जो शब्द है वो है सर्वनाम। तो ये था आपका आज का चैप्टर 5 का एक्सरसाइज, वो यहाँ तक था चैप्टर 5। अब आगे मैं आपको नया चैप्टर आज करवा रही हूँ, चैप्टर नंबर 6, वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ, ये चैप्टर हम आज जानेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर सबसे पहले हम जो हमारे लेखक है उसका परिचय लेंगे। ये डॉक्टर विक्रम साराभाई की जीवनी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिक, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। यहाँ हमें इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। तो कि जो भारत देश है वो स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जब हमारा भारत देश है वो पहले स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों की गुलामी में था ना, पर जब वो आज़ाद होता है तो उस आज़ादी के बाद हमारे देश में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण हिस्सा दिया है, बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इनमें से एक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन
तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। इसके अंदर हम उनके जीवन के कार्य के बारे में जानेंगे। ये उनकी जीवनी है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया ना कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की ये जीवनी है, यानी कि उनकी जीवन कथा है। ये पास में जो तस्वीर है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई की तस्वीर। तो अब मैं आपको यहाँ से शुरू करें। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो महान वैज्ञानिक बन गए। आगे है पैराग्राफ। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। ये विक्रम साराभाई जब छोटे थे तभी से इतने होशियार थे। वो बहुत ही यशस्वी। जब उनके गुरुजी ने पहली बार रविंद्रनाथ ठाकुर उनके गुरुजी थे, जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने उसको देखा तभी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा बड़ा होकर ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा, ये बहुत ही यशस्वी बनेगा, वो बहुत ही नाम कमाएगा। बहुत ही होशियार बच्चा उसको लगा था। और डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनका जन्म 12 अगस्त सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। वो पहले से ही उनके परिवार में अच्छी तरह से रहे हैं। उनका परिवार है वो एक उद्योगपति परिवार था। उनके पिता का नाम अंबालाल तथा उनकी माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। अब आगे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह संग्रह अनेक सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे जब वो 5 या 6 साल के थे ना 5-6 साल के थे तो वो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिताश्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। क्या हुआ, जब वो छोटे थे 5-6 साल के, तब एक बार शिमला अपने पिताजी के साथ वो घूमने गए थे। तब उन्होंने वहाँ देखा कि उनके पिताजी के नाम बहुत सारी चिट्ठियाँ आई थी। तभी से उनके मन में ये ख्याल आया था कि मेरे नाम भी बहुत सारे पत्र आए। इसीलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिक
की के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने वो जब छोटे थे तभी से उनको ये सब करना अच्छा लगता था। उन्होंने जब ये कार्य किया कि उनके पिताजी की बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी, तो वो देखकर उनको भी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी बहुत सारी चिट्ठियाँ कोई लिखे। तो उन्होंने क्या किया, खुद के नाम पर खुद का पता लिखकर सारी चिट्ठियाँ पोस्ट कर दी। और उनकी ये हरकत देखकर उनको पिताजी को भी अचंभित हुए, वो उनको भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या। फिर उन्होंने ऐसा करने के पीछे उनका तात्पर्य पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उनकी इच्छा जानी और उनको अच्छा लगा कि ये भी कुछ आगे बनना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है। तो ये जानकर उनके पिताजी को बहुत ही अच्छा लगा। और जब वो छोटे थे 8 साल के, तब वो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे और सबको अचंभित कर देते थे। सब देखकर आश्चर्य सबको होता था, क्योंकि 8 साल का बच्चा, ये तो बहुत छोटा बच्चा है ना, उसको ये सब साइकिल पर करतब करते देखकर सबको हैरानी होती थी। और जब छोटे थे तभी से उनको गणित और भौतिक शास्त्र में बहुत सारी दिलचस्पी थी, उनको उनमें अच्छी से लगाव था। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934-37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिक में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास करके फिर वो अहमदाबाद से इंटर की परीक्षा भी पास करते हैं, फिर कैम्ब्रिज जाते हैं, वहाँ से वो गणित और भौतिक में बीएससी करके फिर भारत वापस आते हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तब वो भारत में चले आते हैं और यहाँ आकर उनको सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा जो थे उनका सानिध्य मिला, उनके साथ वो रहे और बहुत कुछ जाना भी उनके पास से। और 1942 में उनका विवाह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ हुआ। वो एक बहुत अच्छी नृत्यांगना भी थी, बहुत अच्छा नृत्य करती थी वो। आगे है, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1937 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1937 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, जिससे वह आजन्म संबंध रहे। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के
उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्यग्रह तथा सूर्य ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। क्या कहते हैं कि कॉस्मिक किरणें आकाशगंगा में आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। इन किरणों के अध्ययन द्वारा सौरमंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी, जो हिमालय की ऊंची चोटियाँ थी ने, वो गुलमर्ग में जाके वहाँ से ये करते थे। चोटियाँ आकस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान थी, यानी बहुत अच्छा स्थान था, इसलिए वो वहाँ जाते हैं और उनका आकस्मिक किरणों का कार्य वहाँ से करने का शुरू करते हैं। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। देखो, आप सब लोग जानते हैं ना, जो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई का प्रयास था। आज आप सब लोग टेलीफोन पे बात करते हैं, दूरदर्शन में, टीवी में सब कुछ प्रोग्राम देखते हैं, तो ये सब कहाँ से? आज आपको हमारे वातावरण की जो पहले एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता चल जाता है। अगर कहीं तूफान आने वाला होता है तो उसके बारे में भी पता चल जाता है ना। तो कि उसके लिए अवकाश में ये सारे उपग्रह जो छोड़े हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अथाक परिश्रम का प्रयत्न है। उन्होंने ही ये मेहनत की थी ताकि हमें ये सब सारी सहूलतें आसानी से मिल सके, हम इनका अच्छी तरह से उपयोग कर सके। और आज देखो, हम घर बैठे बैठे सारे समाचार पा लेते हैं। हमें पता चल जाता है कि कल हमारा एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, बारिश होने वाली होती है तो भी हमें पता चल जाता है ना। तो ये सब कैसे पता चलता है? तो कि उनके लिए अवकाश में उपग्रह छोड़े गए हैं और ये जो उपग्रह छोड़े गए हैं वो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सारा प्रबंध करवाया था। उनकी अथक मेहनत से ही हम ये सब परिणाम आज पा रहे हैं। आगे, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निःशास्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधित्व रहे, वो प्रतिनिधि बन के रहे। तो कि उनको जो पद्म विभूषण मिला, अलग अलग उनके मेहनत का फल उनको दिया गया। उनको अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे पुरस्कार मिले। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने बहुत सारे कार्य किए थे। 1962 में, 1972 में, 1966 में, ये बहुत सारे उनको अलग अलग उनको महत्वपूर्ण बहुत सारे आभूषणों के साथ उनको पुरस्कार दिए गए। पर
एक पुरस्कार ऐसा था जो उनके मरने के बाद मरणोत्तर दिया गया, वो था पद्म विभूषण। वो उनके मरने के बाद उनको दिया गया था। ये सारे इतने सारे पुरस्कार वो उनके जीवन में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उनकी मेहनत और लगन से उनको मिले थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। उन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1917 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को बहुत सारी जगहों में अलग अलग पद पे नवाजा गया है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से उनका हर जगह बहुत ही सम्मान किया गया है और उनको अलग अलग अध्यक्ष पद भी दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु मथक में भी वो थे, फिर 14वीं परिषद के प्रमुख बने, फिर 71 में वो संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अध्यक्ष बने व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने बहुत सारी जगहों से अपना योगदान दिया है। उन्होंने बहुत सारे काम, अच्छे अच्छे काम किए हैं। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते हैं। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने उनके जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। अपने देश के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे संशोधन किए, बहुत सारी सहूलतें हमें दी, बहुत सारी जगहों से उन्होंने उनका कार्य किया है और सभी जगह से उनको बहुत सारी सफलताएं मिली है। और इन्हीं के साथ उनका निधन हो जाता है जब वो एक लॉन्चिंग परीक्षण के लिए वहाँ जाते हैं थुम्बा में, और वहाँ उनका हृदय रोग से होटल के अंदर ही निधन हो जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई आज भी उनकी बनाई हुई इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों लिए अहमदाबाद में शुरू है, आप जानते होंगे। तो ये सारा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने ही किया हुआ था और आज भी ये कार्यरत है। और आज भी बहुत सारे उपग्रह है वहाँ से बना के अवकाश में छोड़े जा रहे हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा बच्चों। ओके, थैंक यू।